नमस्कार। भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है ना? पर इसके सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है इसकी अनुसूचियां या शेड्यूल्स। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के कानूनों को ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर रखने का एक तरीका है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को जरा करीब से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल मन में आता है, आखिर संविधान को इन अनुसूचियों की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं सारी जानकारी सीधे सीधे आर्टिकल्स में ही लिख दी गई? ये सवाल इनके असली मकसद को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसका जवाब ये है, एक अनुसूची को किसी किताब के आखिर में दिए गए अपेंडिक्स की तरह समझिए। ये वो सारी लंबी चौड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और लिस्ट्स अपने अंदर रखती हैं, जो अगर मेन आर्टिकल्स में डाल दी जाती तो उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता। तो इनके होने से हमारा संविधान ज़्यादा साफ सुथरा और पढ़ने में आसान रहता है। तो चलो कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसकी बनावट आज से थोड़ी अलग थी। जी हाँ, शुरुआत में संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। इन्हीं 8 अनुसूचियों ने एक नए नए आज़ाद हुए भारत के शासन की नींव रखी थी। यहाँ एक नज़र डालते हैं कि ये मूल 8 अनुसूचियां क्या करती थीं। पहली ने तो देश की सीमाओं को डिफाइन किया, कौन से राज्य होंगे, कौन सी यूनियन टेरिटरीज। दूसरी और तीसरी ने संवैधानिक पदों की गरिमा और शपथ को तय किया। चौथी ने राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया। पांचवी और छठी आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी थी। और फिर आती है 7वीं अनुसूची, जो सबसे जरूरी है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। और 8वीं अनुसूची ने हमारी भाषाई विविधता को सम्मान दिया। लेकिन भारत कोई ठहरा हुआ देश तो है नहीं। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, नई चुनौतियां सामने आईं और हमारे संविधान को भी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बदलना पड़ा। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प कहानी बताती है। हर नई अनुसूची एक खास दौर की जरूरत को दिखाती है। 1951 में भूमि सुधार की जरूरत पड़ी, 1985 में राजनीतिक स्थिरता की और 1992 में सत्ता को गांव-गांव तक पहुंचाने की। हर बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। सोचिए, संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद ही पहले ही संशोधन से एक नई अनुसूची जोड़नी पड़ी। इसे इसलिए बनाया गया ताकि जमींदारी जैसी पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म करने वाले कानूनों को बार बार कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। हालांकि इस पर बाद में काफी बहस भी हुई, क्योंकि इसमें डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन 4 नई अनुसूचियों का मकसद क्या था? देखिए, 9वीं अनुसूची सामाजिक न्याय के लिए थी। 10वीं अनुसूची लाई गई दल बदल को रोकने के लिए, उस दौर की आयाराम गयाराम वाली राजनीति पर लगाम लगाने के लिए, जब नेता अपनी पार्टी बदल लेते थे। और 11वीं और 12वीं, ये तो लोकतंत्र को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले आईं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के जरिए। साल 1992 में जो हुआ वो वाकई एक क्रांति जैसा था। 73वें और 74वें संशोधन ने एक साथ 2 अनुसूचियां जोड़ी, एक 11वीं जो ग्रामीण भारत के लिए थी और एक 12वीं जो शहरी भारत के लिए थी। इसका सीधा सा मकसद था सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी लोकल लोगों को उनके अपने इलाके के विकास का अधिकार देना। ये नंबर देखिए, 29। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन कामों की लिस्ट है जिनकी जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई। इसमें खेती, सिंचाई, पीने का पानी जैसे बेहद जरूरी काम शामिल थे। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि पावर का एक असली ट्रांसफर था। हाँ, ये बात भी सही है कि इन शक्तियों को जमीन पर उतारना आज भी कई राज्यों में एक चुनौती है। और ठीक इसी तरह शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं को 18 विषयों की जिम्मेदारी दी गई। इसमें अर्बन प्लानिंग से लेकर सड़कें और पब्लिक हेल्थ तक शामिल थे। इन दोनों अनुसूचियों ने मिलकर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया और शासन को लोगों के करीब लाया। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये 8 से 12 अनुसूचियों तक का सफर हमें क्या बताता है? ये सिर्फ कुछ पन्ने जोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अनुसूचियों का ये विकास साबित करता है कि भारत का संविधान कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालता है, सांस लेता है और रिस्पॉन्ड करता है। और ये सोच हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज जब हम डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज या डिजिटल राइट्स जैसी बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि भविष्य में हमें एक 13वीं अनुसूची की भी जरूरत पड़े? ये सवाल ही दिखाता है कि संविधान की कहानी
अभी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी लिखी जा रही है।